गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, जिसे लिखा है पॉल कालानीति ने। यह किताब एक ऐसे डॉक्टर की सच्ची कहानी है जो जिंदगी और मौत के बीच के सवालों को समझने की कोशिश करता है। जब मौत डॉक्टर बनकर सामने आई, कहानी शुरू होती है एक ठंडे सच से भरे पल से। पॉल कलानिथी एक 36 वर्षीय न्यूरोसर्जरी रेजिडेंट जो अपने प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में थे, अपने अस्पताल के कमरे के कंप्यूटर पर बैठे हैं। वह अपनी ही सीटी स्कैन की छवियां देख रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी लूसी हैं, जो खुद एक इंटर्निस्ट हैं। स्कैन साफ दिखा रहा है फेफड़ों में अनगिनत ट्यूमर, रीढ़ विकृत, लीवर का एक पूरा हिस्सा नष्ट, कैंसर पूरे शरीर में फैला हुआ। ये वही निदान है जो उन्होंने सैकड़ों मरीजों को दिया था, लेकिन अब वह खुद उस बिस्तर पर है। वह क्षण जब भविष्य की कल्पना की गई हर चीज एक पल में धराशायी हो जाती है। पॉल के शब्दों में, जो भविष्य मैंने कल्पना किया था, जो बस साकार होने वाला था, दशकों की मेहनत का चरम, वह धुएं की तरह गायब हो गया। भाग एक, रेगिस्तान से स्टैनफोर्ड तक, एक बुद्धिजीवी का जन्म। पॉल की कहानी एरिजोना के छोटे से रेगिस्तानी शहर किंगमैन से शुरू होती है, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। यह शहर इतना छोटा था कि बाहरी दुनिया से सिर्फ गैस लेने का एक पड़ाव मानती थी। उनके पिता, एक हृदय रोग विशेषज्ञ, सुबह से पहले घर से निकल जाते और रात में अंधेरे में लौटते। पॉल ने बचपन में देखा कि डॉक्टर बनने की कीमत कितनी भारी हो सकती है, परिवार से दूरी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वह कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन उनकी माँ, एक प्रशिक्षित फिजियोलॉजिस्ट, का सपना था कि उनके तीनों बेटे अच्छी शिक्षा पाएं। जब उन्हें पता चला कि किंगमैन अमेरिका का सबसे कम शिक्षित जिला है, तो वह रो पड़ी। उन्होंने एक कॉलेज प्रैप रीडिंग लिस्ट हासिल की और पॉल को 10 साल की उम्र में 1984 जैसी किताबें पढ़ने को दी। पॉल बताते हैं कि कैसे उनकी माँ ने स्कूल बोर्ड ज्वाइन किया, टीचर्स को प्रेरित किया और एपी क्लासेस शुरू करवाईं। उन्होंने अपने बेटे को परीक्षा देने के लिए 100 मील दूर लास वेगास तक ड्राइव किया। धीरे धीरे उस छोटे से शहर के क्षितिज का विस्तार हुआ। पॉल की दोस्ती लियो से थी, जो सबसे गरीब छात्र था और जिसे स्कूल काउंसलर ने सेना में भर्ती होने की सलाह दी थी। लियो ने कहा, अगर तुम हार्वर्ड, येल या स्टैनफोर्ड जा सकते हो तो मैं भी जा सकता हूँ। पॉल को स्टैनफोर्ड में एडमिशन मिला और लियो को येल में। यह उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। स्टैनफोर्ड में पॉल ने अंग्रेजी साहित्य और मानव जीव विज्ञान दोनों में डिग्री हासिल की। वह जीवन के अर्थ को समझने के लिए तरस रहे थे। साहित्य उन्हें मानवीय अनुभव की गहराई दिखाता था, तो विज्ञान मस्तिष्क की कार्यप्रणाली। एक गर्मी की छुट्टी में उनके सामने दो नौकरियों का विकल्प था। एक प्राइमेट रिसर्च सेंटर में, जहां वह अर्थ की उत्पत्ति का अध्ययन कर सकते थे, और दूसरा एक फैमिली कैंप में रसोइये के सहायक के रूप में, जहां वह अर्थ को जी सकते थे। उन्होंने कैंप चुना। वहां ताहो झील के किनारे आधी रात को पहाड़ की चोटी पर चढ़ना, सूर्योदय देखना, यह अनुभव उनके लिए उदात सबलाइन का पर्याय बन गया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का अर्थ सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रिश्तों और अनुभवों में भी छिपा है। स्नातक होने के बाद पॉल ने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की। उनका थीसिस विषय था वॉल्ट विटमैन और शारीरिक आध्यात्मिक मनुष्य की अवधारणा। लेकिन उन्हें लगा कि साहित्य की दुनिया में विज्ञान के प्रति एक भय है। तभी एक दिन फुटबॉल खेल से लौटते हुए उनके मन में एक आवाज़ गूंजी, किताबें छोड़ो और चिकित्सा का अभ्यास करो। उन्होंने फैसला किया कि वो उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो किताबों में नहीं है। उन्होंने मेडिकल स्कूल के लिए आवेदन किया और येल में दाखिला लिया। भाग दो, मेडिकल स्कूल और मृत्यु का पहला स्पर्श। येल में पॉल ने चिकित्सा की नैतिक जिम्मेदारी को गहराई से महसूस किया। पहले दिन सीपीआर ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि असली जिंदगियों को बचाने की कला है। लेकिन सबसे बड़ा अनुभव था शव विच्छेदन, कैडावर डाइसेक्शन का पहला दिन। उस नीले सूजे हुए शरीर को देखकर उसकी पूर्ण मानवता को नकार पाना असंभव था। धीरे धीरे वह अनुभव भी सामान्य हो गया। वह बताते हैं कि कैसे एक दिन उन्होंने अपने दाता के डायाफ्राम को जल्दी से काट दिया, और उनके प्रोफेसर की आंखों में जो दर्द और गुस्सा था, उसने उन्हें सिखाया कि चिकित्सा सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। मेडिकल स्कूल में ही उनकी मुलाकात लूसी से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। एक रात लूसी ईकेजी की लहरदार रेखाओं को देख रही थी और उसने एक घातक अतालता, फेटल एरिथमिया की पहचान की। फिर वह रो पड़ी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस मरीज का यह ईकेजी था, वह नहीं बचा था। पॉल के लिए यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। यह दिखाता था कि लूसी का प्यार और करुणा असीमित थी। प्रसूति स्त्री रोग रोटेशन के दौरान पॉल ने जीवन और मृत्यु को एक साथ देखा। एक रात 23 सप्ताह और 6 दिन की गर्भवती एक महिला की आपातकालीन सी सेक्शन हुई। दो बैगनी से पारभासी त्वचा वाले बच्चे, जो घोंसले से गिरे चिड़ियों के बच्चों की तरह लग रहे थे, निकाले गए। अगले दिन दोनों की मृत्यु हो गई। उसी रात एक और महिला ने एक स्वस्थ भरे पूरे बच्चे को जन्म दिया। पॉल ने उस बच्चे को कुछ पल अपने हाथों में रखा, उसका वजन महसूस किया, और फिर वो बच्चा अपने परिवार के पास चला गया। जीवन और मृत्यु
दोनों एक ही रात में एक ही अस्पताल में। पॉल ने सोचा, क्या यह सही निर्णय था? क्या यह निर्णय कॉल जजमेंट कॉल था? उन्हें एहसास हुआ कि चिकित्सा में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक स्पष्टता भी चाहिए। भाग 3, न्यूरोसर्जरी का आह्वान और एक नई पहचान। मेडिकल स्कूल के अंत में पॉल ने न्यूरोसर्जरी को अपनी विशेषता के रूप में चुना। यह निर्णय एक रात एक पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन को देखकर पक्का हुआ, जो एक ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित बच्चे के माता पिता से बात कर रहे थे। उस डॉक्टर ने सिर्फ चिकित्सीय तथ्य ही नहीं बताए, बल्कि उन्होंने उस परिवार के मानवीय दर्द को भी संबोधित किया, उन्हें आगे की राह दिखाई। पॉल ने महसूस किया कि जीवन, मृत्यु और अर्थ के सवाल जो हर इंसान के सामने आते हैं, अक्सर चिकित्सा के संदर्भ में उभरते हैं। न्यूरोसर्जरी उनके लिए पहचान, अर्थ और मृत्यु के साथ सबसे सीधा और चुनौतीपूर्ण सामना था। रेजिडेंसी के 7 साल बेहद कठिन थे। 100 घंटे के कार्य सप्ताह, लगातार थकान और मौत का सामना। पॉल अपने पहले मरीज को खोने का दर्द बयान करते हैं। 82 वर्षीय श्रीमती हार्वे, जो एक छोटी सी सर्जरी के बाद अचानक बिगड़ गईं और मर गईं। उन्होंने अपने शव परीक्षण में भाग लिया, उनके अंगों को अपने हाथों से छुआ, अपनी सिलाई की जांच की। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण लिया कि वह हर कागजी कार्रवाई को एक मरीज की तरह देखेंगे। रेजिडेंसी के दौरान पॉल ने कई मौतें देखीं। एक शराबी जो अपने जोड़ों में खून बहने से मर गया, एक पैथोलॉजिस्ट जो निमोनिया से मर रहा था, दर्जनों सिर की चोटें। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु के इतने करीब रहने से वो उसके प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं। एक दिन एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल 22 वर्षीय युवक को बचाने की कोशिश करते हुए पॉल ने पाया कि वो उसे नहीं बचा सकते। जब परिवार अंतिम दर्शन के लिए आया तो पॉल चुपके से ट्रॉमा बे में घुसा, वहां रखा अपना आइसक्रीम सैंडविच उठाया और बाहर निकल गया। बाद में उस सैंडविच को खाते हुए उन्होंने सोचा कि क्या वह नैतिक रूप से फिसल रहे हैं। एक दोस्त लॉरी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पॉल ने उनके अंतिम क्षणों की कल्पना की, उनके सिर का आधा हिस्सा मुंडा हुआ, विकृत। उन्हें एहसास हुआ कि वह सहानुभूति खो रहे थे। एक माँ जिसे ब्रेन कैंसर का नया निदान मिला था, उससे वह जल्दी जल्दी बात करके टाल गए। एक जिद्दी वयोवृद्ध जिसने डॉक्टरों की सलाह नहीं मानी। जब उसकी पीठ का घाव फिर से खुल गया तो पॉल ने उसे सिलते समय सोचा, इसने तो यही पाया था। फिर उन्होंने खुद को टोका, कोई भी इसका हकदार नहीं होता। पॉल ने फैसला किया कि तकनीकी उत्कृष्टता ही काफी नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि एक सर्जन का सबसे बड़ा कर्तव्य है मरीज और उसके परिवार को मृत्यु या बीमारी को समझने में मदद करना। जब स्केल पेल के लिए कोई जगह नहीं होती तो शब्द ही सर्जन का एकमात्र उपकरण होते हैं। उन्होंने एक 35 वर्षीय महिला का उदाहरण दिया जो ब्रेन ट्यूमर से डरी हुई थी। पॉल ने उसके परिवार को बुलाया, शांति से सभी विकल्पों पर चर्चा की और उसे एक व्यक्ति के रूप में, न कि सिर्फ एक समस्या के रूप में देखा। उसने सर्जरी चुनी और ठीक हो गई। पॉल के लिए न्यूरोसर्जरी सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक पवित्र आह्वान था। वह कहते हैं, किसी के जीवन की रक्षा करना, और सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि किसी की पहचान। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी की आत्मा की रक्षा करना अपनी पवित्रता में स्पष्ट था। भाग 4, कैंसर का निदान, डॉक्टर से मरीज बनने तक का सफर। 30-36 साल की उम्र में जब पॉल रेजिडेंसी पूरी करने वाले थे और एक प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन वैज्ञानिक के रूप में करियर शुरू करने वाले थे, तभी उन्हें पता चला कि उन्हें स्टेज 4 फेफड़ों का कैंसर है। वह क्षण जब डॉक्टर मरीज बन जाता है। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी अपनी पत्नी लूसी से कहना, मैं मरना नहीं चाहता। उन्होंने लूसी से कहा कि वो दोबारा शादी कर ले और तुरंत अपना बंधक मॉर्गेज पुनर्वित्त करने की बात की। उनकी पहचान, जो सालों की मेहनत से बनी थी, एक पल में धराशायी हो गई। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट एमा हेवर्ड से पहली मुलाकात में पॉल ने कहा कि वह कप्लान मेयर उत्तरजीविता वक्र कैप्लन मेयर सर्वाइवल कर्व्स पर चर्चा करना चाहते हैं। एम्मा ने साफ मना कर दिया। पॉल ने सोचा, ये कैसी डॉक्टर है? लेकिन एम्मा ने उनसे कहा, हम आपके काम पर लौटने के बारे में बात कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं। पॉल हैरान थे, क्या वो फिर से सर्जरी कर सकते हैं? एम्मा ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि शायद वह कर सकते हैं। पॉल ने कैंसर के आंकड़ों में खुद को डुबो दिया। उन्होंने महसूस किया कि आंकड़ों के साथ उनका रिश्ता बदल गया था, क्योंकि अब वो खुद एक आंकड़ा बन गए थे। वो समझ गए कि डॉक्टर मरीजों को सटीक प्रोग्नोसिस क्यों नहीं देते, माइनस क्योंकि मृत्यु के सामने आने की व्यथा का कोई इलाज संभाव्यता प्रोबेबिलिटी में नहीं है। शुक्र है, परीक्षणों से पता चला कि पॉल में EGFR उत्परिवर्तन म्यूटेशन था, जिसका मतलब था कि वह कीमोथेरेपी के बजाय एक गोली टारसेवा ले सकते थे। उन्होंने तुरंत सुधार महसूस किया, उनका वजन बढ़ने लगा, ताकत लौटने लगी। लेकिन दवा के दुष्प्रभाव भी थे, गंभीर मुहासे जिससे उनकी त्वचा पर दाग पड़ गए। पॉल कहते हैं, मैं बदसूरत होकर भी जीवित रहना पसंद करूंगा। भाग 5, जीवन का पुनर्निर्माण, पितृत्व और सर्जरी में वापसी। अपनी बीमारी के बावजूद पॉल और लूसी ने एक बच्चा पैदा करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि जीवन दुख से बचने के बारे में नहीं है। अगर मृत्यु और दर्द अपरिहार्य हैं तो उनका सामना प्यार और साहस से करना ही जीवन का अर्थ है। IVF की मदद से वे एक बच्ची के माता पिता बने, जिसका नाम उन्होंने एलिजाबेथ अकाडिया कैडी रखा।
पॉल ने ऑपरेटिंग रूम में लौटने का फैसला किया। पहले दिन एक टेम्पोरल लोबेक्टॉमी के दौरान उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और वो बेहोश होने लगे। उन्हें बाहर जाकर लेटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी ताकत और कौशल लौट आए। वो फिर से पूरे जोश के साथ काम करने लगे। उन्होंने एक स्पाइन सर्जरी के दौरान एक जटिल डिस्क को हटाने का अपना पुराना तरीका याद किया और उसे 30 सेकंड में हटा दिया। उनके सहयोगी हैरान थे, लेकिन ये सब बहुत कठिन था। हर दिन दर्द, मतली और थकान से जूझना पड़ता था। फिर भी पॉल कहते हैं कि मरीजों से फिर से जुड़ना उनके काम का अर्थ वापस लेकर आया। जितना मेरा शरीर तड़पता था, उतना ही मैं काम करने का आनंद लेता था। भाग 6, कैंसर की वापसी और अंतिम संघर्ष। रेजिडेंसी पूरी होने से कुछ हफ्ते पहले एक नियमित सीटी स्कैन में एक नया ट्यूर दिखा। पॉल ने लूसी को बताया और दोनों ने मिलकर अगले कदमों की योजना बनाई। बायोप्सी, टेस्ट, कीमोथेरेपी। पॉल ने अपने आखिरी दिन रेजिडेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक बुजुर्ग मरीज की स्पाइन सर्जरी की, हर टाँका सही लगाया। जब वो आखिरी बार ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने अपना सफ़ेद कोट हैंड किया, अपना आईडी बैज उतारा और अपने पेजर की बैटरी निकाल दी। कीमोथेरेपी शुरू हुई, लेकिन इस बार ये बहुत कठिन थी। पॉल को असहनीय मतली, दस्त और निर्जलीकरण हुआ। उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। उनके गुर्दे फेल होने लगे। उनके मुंह का तलू और रसनी का कुछ हिस्सा निर्जलीकरण से मर गया और छिलकर बाहर आ गया। पॉल बेहोशी की हालत में थे। लूसी, जो 38 सप्ताह की गर्भवती थी, दिन में उनके पास रहती और रात में उनके पुराने कॉल रूम में चुपके से रुकती ताकि उनकी देखभाल कर सके। एक रात पॉल की हालत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। एम्बुलेंस बुलाई गई। अस्पताल में उन्होंने लूसी से कहा, शायद यही अंत है। बाईपीएपी मशीन से उनकी सांस चल रही थी। पूरी रात परिवार ने फैसला किया कि क्या उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाए। पॉल ने साफ कहा कि वह नहीं चाहते कि उनकी पहचान और अर्थ खत्म हो जाए। अगली सुबह लूसी ने पॉल से पूछा कि क्या वह घर जाना चाहते हैं। पॉल ने कहा, कैडी। उनकी बेटी को लाया गया। 8 महीने की कैडी अपने पिता की बाह में लिपटी मुस्कुरा रही थी, अनजान की यह हृदय का क्षण है। पॉल ने फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं। बाईपीएपी हटा ली गई, मॉर्फिन दी गई। परिवार ने उनके चारों ओर इकट्ठा होकर प्यार और सम्मान व्यक्त किया। पॉल ने अपनी माँ, पिता और भाइयों का आभार जताया। उन्होंने लूसी से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि उनकी पांडुलिपि प्रकाशित हो। फिर वह बेहोश हो गए। 9 घंटे तक परिवार उनके साथ रहा। लूसी उनके बालों को सहलाती रही, उनके कान में गाने गुनगुनाती रही। कैडी उनके बगल में लेटी रही। शाम को जैसे ही कमरे में अंधेरा छाया, पॉल की सांसें धीमी पड़ती गईं। रात 9 बजे से कुछ पहले उन्होंने गहरी अंतिम सांस ली और फिर सब शांत हो गया। उपसंहार। लूसी के शब्दों में प्यार, शोक और विरासत। पॉल के निधन के बाद लूसी ने यह पुस्तक पूरी की। वह बताती हैं कि कैसे पॉल ने अपनी बीमारी के दौरान भी जीवन को पूरी तरह जिया। वह कमजोर थे, लेकिन कभी कमजोर नहीं हुए। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में भी कैडी को गोद में लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट और टीएस इलियट की कविताएं पढ़ी। लूसी कहती हैं, पॉल का जाना दुखद था, लेकिन वह खुद एक त्रासदी नहीं थे। उन्होंने मृत्यु को आंखों में देखा, उससे जूझे और उसे स्वीकार किया, एक चिकित्सक और एक मरीज के रूप में। उनकी पुस्तक हमें मृत्यु का सामना करना सिखाती है, और यह कि मृत्यु के सामने भी जीवन का अर्थ ढूंढा जा सकता है। लूसी लिखती हैं, मैंने सोचा था कि पॉल के मरने के बाद मैं सिर्फ खालीपन और दुख महसूस करूंगी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आप किसी से उतना ही प्यार कर सकते हैं, भले ही वो चला गया हो। वह कैडी की परवरिश कर रही हैं, परिवार के साथ संबंधों को पोषित कर रही हैं और पॉल की कब्र पर जाती रहती हैं। पॉल की कब्र सांता क्रूज पर्वतों की एक चोटी पर है, जहां से प्रशांत महासागर दिखता है। वहां हवा चलती है, पक्षी चहचहाते हैं। लूसी कहती हैं, यह जगह उतनी ही कठोर और सम्मानजनक है जितना कि पॉल था। निष्कर्ष, एक अधूरी लेकिन पूरी कहानी। व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर एक अधूरी किताब है, क्योंकि पॉल का जीवन अधूरा रह गया। लेकिन ये एक पूरी किताब भी है, क्योंकि इसमें एक जीवन की पूरी सच्चाई है। पॉल ने अपने अंतिम दिनों में इस किताब को लिखने में अपना सब कुछ झोंक दिया। वो चाहते थे कि लोग मृत्यु को समझें और उसका सामना करें। वो चाहते थे कि उनकी बेटी कैडी उन्हें जान सके। पॉल ने लिखा, हर कोई मृत्यु के आगे झुक जाता है। मुझे संदेह है कि मैं अकेला नहीं हूं जो इस पूर्ण भूतकाल प्लूपरफेक्ट स्टेट तक पहुंचता है। अधिकांश महत्वाकांक्षाएं या तो पूरी हो जाती हैं या छोड़ दी जाती हैं। किसी भी तरह वे अतीत से संबंधित हो जाती हैं। भविष्य जीवन के लक्ष्यों की ओर ले जाने वाली सीढ़ी के बजाय एक शाश्वत वर्तमान में समतल हो जाता है। लेकिन उनकी बेटी कैडी भविष्य का प्रतीक थी। पॉल ने उसके लिए एक संदेश छोड़ा, जब तुम जीवन के उन कई क्षणों में से किसी एक पर पहुंचो, जहां तुम्हें अपना लेखा जोखा देना हो कि तुम क्या रही हो, क्या किया है और दुनिया के लिए तुम्हारा क्या मतलब रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं, ये मत भूलना कि तुमने एक मरते हुए व्यक्ति के दिनों को एक ऐसे आनंद से भर दिया जो मुझे अपने पिछले सभी वर्षों में कभी नहीं मिला था। ये किताब एक न्यूरोसर्जन की कहानी नहीं है,
नहीं सिर्फ एक कैंसर मरीज की। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जीवन के सबसे गहरे सवालों का सामना किया। अर्थ, पहचान, मृत्यु और प्यार। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने मृत्यु के सामने जीना सीखा और जिसने अपनी मृत्यु के बाद भी अपने शब्दों के माध्यम से हम सबको जीना सिखाया। जैसा कि अब्राहम वर्गीस ने फॉरवर्ड में लिखा, ये एक उपहार है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।